अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। नमस्कार, मैं शालिनी आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूँ। हर रोज की तरह एक बार फिर से हम आज लेकर के आए हैं खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी लाभकारी जानकारियां। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं कि क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। गुणवत्ता युक्त फलों की प्राप्ति हेतु सेब के बाग का वैज्ञानिक तरीके से प्रबंधन। सर्दियों में भेड़ों के आहार एवं आवास प्रबंधन पर जानकारी। अधिक मुनाफे हेतु शिमला मिर्च की फसल में किए जाने वाले कार्य। हिमाचल प्रदेश में हमारे जिन किसानों ने सेब के बाग लगा रखे हैं, इस समय उनके बागों में कुछ कीटों और रोगों का प्रकोप दिखाई दे रहा है और अगर समय से इनका नियंत्रण नहीं किया गया तो किसानों को अपने बागों से नुकसान भी उठाना पड़ सकता है। तो आप कैसे करें इन कीटों और रोगों का नियंत्रण, इस बारे में विस्तार से जानकारी दे रहे हैं जिला चंबा के उद्यान विभाग के डिप्टी डायरेक्टर डॉक्टर शशि शर्मा। किसान भाइयों, मैं डॉक्टर शशि शर्मा, डिप्टी डायरेक्टर हॉर्टिकल्चर चंबा। जैसा कि आजकल आप देख रहे हैं आपके बगीचों में रूईदार जो एक कीड़ा जैसा लगा और इसको गुलिया प्लेफिड बोलते हैं, काफ़ी प्रकोप है। इस कीड़े से जैसे मैं आपको यहाँ बताना चाहूँगा कि काफ़ी बगीचा जो है, पौधे जो हैं थोड़े बिल्कुल कमज़ोर हो जाते हैं, गांठें जैसी बन जाती हैं और इस तरह जो है फल भी जो है कम लगते हैं। तो इस तरह जो इसको लाइटली नहीं लेना चाहिए, के लिए सावधानी बरतना बड़ा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूं कि आप इसके लिए पूरा स्प्रे शेड्यूल बनाएं और इसके लिए अभी से ही तैयारी कर लें। जैसा कि इस कीड़े के लिए जैसे अभी सर्दियों में जो है उसको एक आजकल फ्यूरोडॉन भी चला हुआ है, फोरेट भी है, इस तरह की दवाई मिलती है। उसके साथ जो है इसकी ड्रेंचिंग करनी पड़ती है। इसकी जड़ों में जो है मिट्टी के तौलियों में डालना पड़ता है और उसके जो है ये 25 से 30 ग्राम के लगभग जो है डालना पड़ता है और उसको ऊपर से मिट्टी डाल दी जाती है ताकि जड़ों में जो है इसके कॉन्टैक्ट में, जड़ें जो है इसके कॉन्टैक्ट में रहें। और इसके अलावा जो है इसके ऊपर की तरफ भी जब जैसे हम ये कीड़ा लगा हो तो उसके ऊपर जो है वो कोई भी सिस्टेमिक इंसेक्टिसाइड जो है उसका आपका जैसे क्लोरोपाइरिफॉस है या उसका भी स्प्रे 2 ml के हिसाब से 100 लीटर पानी में जो है वो आप 1 लीटर में जो है कर सकते हैं। तो इस तरह ये कीड़ा कंट्रोल हो सकता है। इसके अलावा जो है कोई भी बगीचे में जो है घाव वगैरह हो या कोई कट वगैरह लगे हों तो उसको भी आप जो है ब्लाइटॉक्स से या सबसे अच्छा तरीका तो आजकल जो है थोड़ी सी मिट्टी लेकर और थोड़ा सा उसमें गोबर डालकर जो है उसको पेस्ट बनाकर जो है उसके साथ लगाएं तो बहुत अच्छी, ये भी बहुत अच्छी जो है वो हेल्प करता है। तो इससे भी पौधा जो है ख़राब नहीं होता है। तो इस तरह की जो है वो आप सावधानी करनी पड़ती है। और इसके अलावा जो है इस कीड़े के लिए जो है हमारे विभाग की तरफ से, हॉर्टिकल्चर डिपार्टमेंट की तरफ से ही बायोलॉजिकल कंट्रोल, एक बायोलॉजिकल लैब भी हमने लगाई है शिमला में। तो इसका जो है जैसे आप जानते हैं कि कीड़ा ही जीव का आहार है, कीड़ा ही कीड़े को खाता है। तो इस तरह एक हमें एफिलाइना स्माइली के नाम से कीड़ा होता है, वो जो है वो इस कीड़े को खाता है, मतलब गुल्ली प्लेफिड को। तो इस तरह का इसका भी इंट्रोडक्शन यदि आप की जाए तो इसका भी काफ़ी कंट्रोल जो है वो आप अपने बगीचों में
कर सकते हैं। तभी जो है आप अपने बगीचों से अच्छी उपज ले सकते हैं, अच्छी पैदावार ले सकते हैं और अच्छे स्वस्थ पौधे जो आप रख सकते हैं। मैं किसान और बागवान भाइयों को ये संदेश देना चाहता हूँ कि जो आजकल बगीचों में जो ये वुली एप्पल एफिड के नाम से जो ये कीट आजकल प्रकोप बढ़ रहा है, तो सर्वप्रथम ये कीट नीचे जड़ों की तरफ स्थानांतरित होता है ताकि ये सर्दियों में वहाँ जाके छुप जाता है और नीचे जाके जड़ों में जाके ये रस चूसता है और जड़ों में गांठें पैदा कर देती है। निदान हेतु एक जो दवाई है उसके लिए थीमेट या फोरेट नाम से मिलती है दवाई। ये 25 से 30 ग्राम जो है ये तने के नीचे जहाँ मिट्टी का लेवल होता है उसके इर्द गिर्द ये रखना पड़ता है गुलाई में, और ऊपर थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है उसको डालनी है। जड़ों में जो जा चुका है तो उसके निदान हेतु एक क्लोरपाइरिफॉस नाम की दवाई है जो कि 4 से 5 ml आप प्रति लीटर पानी में डाल के उसका घोल बनाकर उसके जो तने में है, तने से नीचे जो तौलिया होता है उसमें ये ड्रेंचिंग करनी पड़ती है, तो उससे भी ये मर जाएगा। साथ में किसान भाइयों, ये कीट इसका दूसरा समय है पौधों में जाने के लिए मार्च अप्रैल। तो मार्च अप्रैल में जैसे ऊपर पौधे के ऊपर पत्ते आने शुरू होते हैं तो ये ऊपर की ओर फिर स्थानांतरित होता है। तो जैसे ये ऊपर जाएगा तो वही प्रक्रिया जो आजकल करनी है, थीमेट या फोरेट फिर एक बार डाल सकते हैं। तो जैसे यदि फिर भी उसके उपरांत भी पत्ते आने पर टहनियों पे ये दिख जाए तो क्लोरपाइरिफॉस नाम की दवाई की मात्रा इस वक्त 2 ml प्रति लीटर के हिसाब से जो डाल के छिड़काव करें और फिर ये इसका रोकथाम हो जाएगी। हमारे प्रदेश के बहुत से किसान शिमला मिर्च की खेती पॉली हाउस में करने लगे हैं, लेकिन इससे अच्छा लाभ वही किसान प्राप्त कर सकते हैं जो कि इसका प्रबंधन अच्छे तरीके से करते हैं। तो पॉली हाउस के अंदर लगी शिमला मिर्च की फसल का प्रबंधन आप किस प्रकार से करें, आइए जानते हैं एक प्रगतिशील किसान अरविंद धाकड़ से। पिछले 4 साल से शिमला मिर्ची की खेती कर रहा हूँ और इस बार भी मैंने शिमला लगाया है और नेट हाउस के अंदर हम इसकी खेती करते हैं। शिमला मिर्ची की खेती में वर्तमान में जो प्रबंधन किया जाना चाहिए उसके ऊपर मैं आपको जानकारी दे रहा हूँ। किसान भाइयों, शिमला मिर्ची की खेती में वर्तमान अवस्था में ये पौधे 3 फीट के लगभग हो गए हैं, तो इनको तागे के माध्यम से बांधा जाता है ताकि नीचे गिरे नहीं, क्योंकि इनकी हाइट और बड़ी बनेगी, लगभग 6 से 7 फीट या 8 फीट तक जाएगी। तो इसकी ऐसे बंधाई की जाती है और इनको ऊपर लिया जाता है। किसान भाइयों ने नेट हाउस के अंदर या बाहर शिमला मिर्ची लगा रखी है, इस स्थिति में उनको बंधाई करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनके फल अगर लगते हैं तो उसमें वजन ज़्यादा रहता है, तो ये पौधे की डालियाँ टूट जाती है या फिर पूरा पौधा नीचे गिर जाता है। इसलिए इसकी बंधाई करना बहुत ज़रूरी है। भले ही बाहर लगा रखा हो तो भी इसको बांस की सहायता से तार बांध के इसके धागे के माध्यम से बांधना बहुत ज़रूरी है। खरपतवार नियंत्रण बहुत आवश्यक है। इसके लिए जो किसान भाई बाहर खेती कर रहे हैं शिमला मिर्ची की, उनको खरपतवार निंदाई गुड़ाई करना बहुत ज़रूरी है। नहीं तो वो मल्चिंग का उपयोग कर सकते हैं जिससे खरपतवार ना आए और नमी पर्याप्त बनी रहे। जैसे हमने तो नेट हाउस के अंदर इसको लगाया है तो हमने पूरा मल्चिंग सिस्टम बना रखा है। इसमें खरपतवार आप देखें बिल्कुल नहीं है। अगर खरपतवार रहता है तो इसका निंदाई गुड़ाई बहुत आवश्यक करना पड़ता है। पौधे लगाने के पश्चात हमको 1 महीने तक लगभग दूसरे दिन इसको पानी पिलाना पड़ता है। ड्रिप द्वारा पानी दिया जाता है और मल्चिंग से इसमें पानी दिया जाता है तो नमी लंबे समय तक बनी रहती है, तो इसमें ज़्यादा पानी हमको चलाना नहीं पड़ता है। ज़्यादा पानी भी इसके लिए थोड़ा दिक्कतदायी होता है, इसलिए कम ही पानी दिया जाता है। लगभग इसमें 15 दिन के अंतराल में हम सिंचाई करते हैं इसकी, और 1 घंटा मोटर चालू किया जाता है। और फर्टिलाइज़र की अगर बात करें तो 15 दिन बाद हमको इसमें वाटर सॉल्युबल फर्टिलाइजर
फर्टिलाइजर जो मार्केट में उपलब्ध है आज पानी में घुलनशील, उसको ड्रिप के माध्यम से दिया जाता है। फर्स्ट बार में 19 दिया जाता है 10 किलो प्रति आधा बीघा का जो एरिया है हमारा इसके अंदर, और उसके 10 से 15 दिन बाद कैल्शियम नाइट्रेट, और उसके बाद साथ में मैग्नीशियम भी अपन दे सकते हैं लगभग 10 से 15 किलो प्रति उसमें एरिया में। शिमला मिर्ची में कीट प्रबंधन की अगर बात करें तो जैविक कीट प्रबंधन का उपयोग करना चाहिए किसान भाइयों को। इसमें पीले कलर की जो पट्टियाँ होती है, येलो ट्रिप बोलते हैं, उसको लगाना चाहिए। इसके अंदर एक तरह का गम रहता है, और ये जो थ्रिप्स है या वाइट फ्लाई है या जो भी मच्छर है, इनको ये पीला कलर आकर्षित करता है, ये जाके उसके ऊपर बैठते हैं और इस पर जो गम लगा हुआ है उसकी वजह से ये इस पर चिपक जाते हैं। तो इस तरह से अपना बहुत अच्छी तरह से कीट प्रबंधन हो जाता है और अपना स्प्रे बच जाता है और लागत बच जाती है। इसके अलावा प्रकाश प्रपंत्र का भी उपयोग करना चाहिए। इसमें होता क्या है कि रात के समय एक पात्र लेना चाहिए जिसमें पानी भर दो और थोड़ा घासलेट या कोई कीटनाशक डाल दो, और उसके ऊपर छोटा बल्ब येलो कलर का वो लगा दीजिए, ताकि जो भी कीट पतंगे रात के समय बल्ब को देख के आकर्षित होते हैं, लाइट को देख के, वो वहाँ आते हैं और उस पानी में गिर के ख़त्म हो जाते हैं। तो इस पंद्र और येलो ट्रिप का उपयोग करके हम कीटों का कंट्रोल कर सकते हैं, नियंत्रित कर सकते हैं। इसके अलावा भी जैसे कि ये एक सब्जी वर्गीय फसल है, इसको खाने में यूज़ होता है, जैविक कीटनाशकों का उपयोग करके इनका कंट्रोल किया जा सकता है। इसके अलावा भी कंट्रोल नहीं होता है तो हल्के कीटनाशकों का उपयोग करना चाहिए, वरना नहीं करना चाहिए। इन समस्याओं के अलावा इसमें वायरस की समस्या बहुत ज़्यादा आती है। वायरस का आने का मुख्य कारण या तो आपका नेट आसपास से कहीं खुला हुआ हो, या बाहर के हवा अंदर आ रही हो, या बाहर के कीट अंदर आ रहे हो तो वायरस आता है। मुख्यतः वाइट फ्लाई जो सफ़ेद मक्खी होती है और एफिड, इनकी वजह से वायरस ज़्यादा फैलता है और ये एक पौधे से दूसरे पौधे पे पहुंचाने में भी मदद करते हैं। तो उनके लिए हमको बार बार स्प्रे करना पड़ेगा और नीम ऑयल का विशेष उपयोग करते हैं ताकि इसको हम कंट्रोल लंबे समय तक कर सकें। यदि वायरस आपको लगता है कि कुछ पौधों में वायरस आ गया है या इस टाइप से समस्या अपन को दिखती है, तो उन पौधों को तुरंत आप निकाल के फेंक दीजिए या फिर कहीं बाहर जला दिया जाता है उसको। इसके अलावा इसमें उपसुख की समस्या आती है जिसमें पूरा पौधा ऑटोमेटिक 2 दिन के अंदर पूरा ख़त्म हो जाता है। वो समस्या ज़मीन के अंदर से आती है, जो इसका मेन तना रहता है जो ज़मीन से टच हुआ होता है उसमें फंगस लगता है। उसके लिए कॉपर हाइड्रोक्साइड और एंटीबायोटिक दोनों का घोल बना के प्रति पौधा डेंचिंग किया जाता है। अगर हम इसके अच्छी तरीके से वैज्ञानिक तरीके से खेती करें, हाईटेक तरीके से खेती करें तो बहुत अच्छा इसमें आधा बीघा में लगभग 130 से 140 क्विंटल तक हमने इसमें निकाल चुके हैं। तो ऐसा अगर आप करेंगे तो अच्छा रिटर्न मिलेगा। अन्य जो बाहर लगा रहे हैं हरी मिर्ची, उनसे ज़्यादा प्रोडक्शन देती है ये। तो ये थी कुछ उपयोगी जानकारियां। अब लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच। राष्ट्रीय समाचार हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है और चलिए अब बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। प्रदेश के ज्यादातर किसान खेती के साथ साथ अन्य सह व्यवसायों को भी अपनाए हुए हैं, साथ ही उन्हें लाभ भी मिल रहा है। और अगर भेड़ पालन की बात की जाए तो ये किसानों के लिए लाभकारी साबित हो सकता है। अगर आप इनके आहार और आवास पर थोड़ी सी जानकारी प्राप्त कर लें और साथ ही ध्यान देना शुरू कर दें तो भेड़ों के आहार और आवास प्रबंधन पर विस्तार से जानकारी दे रहे हैं सरोल चंबा के एक विषय विशेषज्ञ अनिल कुमार। पशुपालक भाइयों, मैं अनिल कुमार एज ए वेटनरी फार्मासिस्ट इस फार्म में कार्यरत हूँ, शीप ब्रीडिंग फार्म सरोल से। तो यहाँ जो हमने भेड़ें रखी हुई हैं गवर्नमेंट की, वो है रैम्बुले।
लेमुरिया नस्ल की विदेशी नस्ल है ये। और ज़्यादातर इसका जो मकसद है वो किसानों को अच्छी नस्लों के नर मेंढे जो होते हैं वो उपलब्ध करवाना होता है। और ये इनका जो मेन है वो ऊन और बच्चे, इसके लिए ये स्पेशल है। तो बहुत बढ़िया है कि किसान इनको लें और ज़्यादा से ज़्यादा नस्ल सुधार करें। देसी नस्ल के साथ इनको क्रॉस ब्रीड करा के अच्छी नस्ल की भेड़ें तैयार होती हैं। तो ये इनका मेन मकसद है। इसके रख रखाव की बात करते हैं तो इनके जो शेड बनाए होते हैं वो खुले होने चाहिए। पहले तो तादाद के हिसाब से, जो जितनी तादाद है उस हिसाब से खुले होने चाहिए। और लगभग 1.4 मीटर एक भेड़ के लिए स्पेस होना चाहिए इसका। फीडिंग का शेड्यूल जो होता है हमारा, तो सुबह से शुरू होता है, सुबह से। तो उसमें सबसे पहले तूड़ी होती है हमारी, उसको डालते हैं, उसके ऊपर फीड डालते हैं, उसके ऊपर जो मिनरल्स होते हैं हमारे, मिनरल मिक्स को डालते हैं, कैल्शियम होता है थोड़ा वो डालते हैं, ताकि इनको भरपूर जो मात्रा में हर चीज़ मिलती रहे, इनमें कोई शरीर में कोई कमी ना आए। तो उसके बाद दिन का हम इसको कभी ऐसा है कि भी चराते हैं इनको, यहाँ पत्तियाँ पुत्तियाँ लगी होती है वो काट के खिलाते हैं। इसका ये होता है कि चलो इनकी थोड़ी एक्सरसाइज भी होती है, एकदम ऊपर से आती है धार से, तो यहाँ ये एक्सरसाइज भी होती है, चलती हैं। तो शाम को इनको घास रखी होती है हमने, सूखी घास ली होती है, हे बोलते हैं इनको, तो सूखी घास खिलाते हैं इनको। तो इस तरह से इनकी फीडिंग का है ये। अब इनकी थोड़ी सी बीमारी की बात करते हैं। तो बीमारी में इनका ये है कि सबसे बेसिक चीज़ जो यहाँ होती है वो होती है लिवर फ्लू, जो इन्फेक्टेड वाटर से होता है इनको। जब गंदा पानी भेड़ें पीती हैं तो उनसे लिवर फ्लू होता है इनको। इन्फेक्टेड वाटर वैसे भी यहाँ थोड़ा ज़्यादा ही है, के लिए हम डिवर्मिंग करते हैं इनकी टाइम पे डिवर्मिंग। तो जो कीड़े मारने वाली पेट की दवाइयाँ होती है वो पिलाते हैं। तो उससे अगर ये प्रॉपर तरीके से ये चलता रहे तो मेरे हिसाब से 60-70% जो डिजीज़ लगती नहीं है इनको फिर। तो मेन इनका यही होता है। उसके बाद जो कुछ बीमारी ऐसी है जिनको वैक्सीनेशन कर देते हैं, जैसे FMD होती है, मुंह खुर की बीमारी जिसको बोलते हैं, ये भी होती है कभी, तो उनको FMD हम पहले ही वैक्सीनेशन कर देते हैं गर्मी में, इसका बरसात के बाद और सर्दियों में वैक्सीनेशन करते हैं इनको। तो एक अभी जैसे लैम्बिंग हो रही है, इसके 2-3 महीने बाद लैम्बिंग होती है, तो इनको ब्रूसेल्ला नाम की बीमारी होती है इनको। ब्रूसेल्ला एक वायरस होता है जिससे इनको गर्भपात हो जाता है इनको। तो उसके लिए, उसकी रोकथाम के लिए ब्रूसेलोसिस जो वैक्सीन होती है उनको कर दी जाती है, अभी कर दी हुई होती है, तब तक ताकि इनको ज़्यादा से ज़्यादा अवर्षण ना हो। क्योंकि ये भेड़ें जो है वो ब्रीड के लिए पाली जाती हैं, और ब्रीडिंग अगर अच्छी ना हो तो इनका बेकार है इनका पालना। PPR होता है इसमें, जो बुखार होता है इनको, जो भेड़ें बुखार से बहुत मरती हैं, इनको हम पहले ही PPR की वैक्सीनेशन कर देते हैं। तो ये है जो बीमारियों से बचाने के लिए थोड़ा वैक्सीनेशन टाइम टू टाइम होते रहे तो इनको बीमारी नहीं लगती है, तो हमारा जो फ्लॉक है वो बचा रहता है। तो अब ये लैम्बिंग की बात है तो उसके लिए जैसे सबको अवेयर होना पड़ता है। जैसे बच्चा होता है उसको माँ और बच्चे को हम अलग कर देते हैं बिल्कुल, ताकि उनके लिए अच्छी फीडिंग और थोड़ा उनकी फीडिंग भी ज़्यादा कर देते हैं हम उनकी, ताकि उनको कमजोरी ना आए, कोई शारीरिक तौर पर कमजोरी ना आए, और बच्चों को वो दूध अच्छा पिलाएं। तो ये है लैम्बिंग का, जितनी अच्छी लैम्बिंग उतना अच्छा रिजल्ट। गर्मी में उनको धार पे ले जाते हैं, बहुत गर्मी जब पड़ती है यहाँ सभी जाते हैं, लोग सब लेके हम भी जाते हैं। और वहाँ होते हैं इनका हीट में आती है, जब आती है भेड़ें सितंबर में, जब ऊपर अगस्त सितंबर में, तो उनके साथ यहाँ से मेंढे ले जाते हैं, जो हमारे पास अच्छी किस्म के बड़े नर मेंढे होते हैं उनको ले जाते हैं, उनके साथ ऊपर सर्विस करवाते हैं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रेगनेंट हो। तो भाई ये है कि ये जो नस्ल जो है आप जरूर पालें। इसलिए किस लिए पालें, इसलिए कि ये ऊन के लिए बड़ी बेहतर है, बड़ी अच्छी नस्ल की ऊन होती है इसकी। जैसे हमारी देसी भेड़ों की ऊन इतनी कॉस्टली नहीं होती है, और ये ऊन जो है बाहर बड़ी अच्छे दामों में बिकती है। तो इसके लिए जैसे भेड़ अगर हमारे नस्ल की हो जाएगी क्रॉस होके, तो आपको ऊन में ज़्यादा फायदा होगा। आगे और भी है बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहाँ पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। दुनिया के नक्शे पर यह है इंडिया मेरी जान। भारत थोड़ा अलग है। देखा आपने, इतना सा भी छूट जाए तो सच अधूरा रह जाता है। बदलते भारत का पूरा सच, राष्ट्रीय समाचार, हर रोज सुबह 8 और दोपहर 2 बजे।
ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का एक बार फिर से स्वागत है और चलिए अब रुख करते हैं अगली कड़ी की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछी गई समस्याओं में से एक या फिर दो महत्वपूर्ण समस्याओं को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं और इसी के तहत आज की चयनित समस्या और उसका जवाब इस प्रकार है। गुलाब लगाने का यह सही समय है, अक्टूबर से नवंबर तक आप लगा सकते हैं। इसमें सबसे प्रथम चीज़ ये ध्यान रखना है कि इसमें अपने व्यावसायिक किस्मों का अवश्य चुनाव कर ले। व्यावसायिक किस्मों के अंतर्गत हो गया सोनिया, सुपरस्टार, अमेरिकन मैजेस्टी एवं मर्सिडीज, ग्लैडिएटर, ये सारी व्यावसायिक किस्में हैं। इसके अलावा आप ये भी ध्यान रख ले कि पौधे के आकार, प्रकार तथा फूलों के आधार पर इन्हें विभिन्न किस्मों में बांटा गया है। जैसे कि हाइब्रिड टी हो गया, इसके पौधे लंबे होते हैं और एक ही तना में एक फूल खिलता है, उसका आकार बड़ा होता है। दूसरा हो गया फ्लोरिबेंडा, इसके फूल जो है गुच्छे में आते हैं। और तीसरा हो गया मिनीचर, यानी कि छोटा, तो इसके पौधे भी और पत्तियां भी दोनों गमले में तथा हेज के रूप में लगाए जाते हैं। और इसके अलावा हो गया क्लाइंबर्स, जो कि हम गेट पर या चढ़ाकर इसको लगा सकते हैं, इसकी शोभा बढ़ा सकते हैं। तो किसान भाई, व्यावसायिक फूलों की जब आप खेती पर आते हैं तो जो मैंने प्रथम बात बताया कि इसकी किस्मों का चुनाव कर ले और सबसे पहले इसकी मिट्टी की तैयारी करें, खेत की तैयारी करें। खेत को एक बार मिट्टी पलटने वाले से जुताई करके 2-3 बार कल्टीवेटर से चलाए, उसके बाद पाटा चला दे। पाटा चलाने के बाद उसमें जो जितने भी खरपतवार हैं या कंकड़ पत्थर हैं उसको निकाल करके हटा दे। और जब आप हाइब्रिड टी लगाते हैं तो उसके लिए 60 से 70 मीटर की दूरी रखें। फ्लोरिबेंडा के लिए 40 से 60 सेंटीमीटर की दूरी रखें और गड्ढा जो है 30 से 45 सेंटीमीटर के आकार का गड्ढा बना ले और उसी गड्ढे में आप 2 से 5 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद मिला करके आप पौधे को लगा दें। पौधे को लगाने के बाद उसकी सिंचाई कर दें। तो ये रही गुलाब की लगाने की बात। लेकिन गुलाब के लगाने के दौरान आपको इन सब सारी बातों पर ध्यान रखें कि इसकी देखभाल कैसे की जाए। तो जैसे इसमें देखभाल करने के अंतर्गत बहुत सारी प्रक्रिया है। तो पहले है छटाई। तो गुलाब जैसे ही आपका 1 साल का हो जाता है तो उसकी छटाई अवश्य कर दें। और जैसे आप अगर हाइब्रिड टी की लगा रहे हैं तो उसमें है 3 से 4 टहनियाँ ही रहने दें और बाकी शेष उसको काट दें। फ्लोरिबेंडा के लिए आप हल्की छटाई कर दें और बाकी जो अगर मिनिएचर है या क्लाइंबर्स है उसके लिए सूखी डालियाँ टहनियों को काट करके उसको और ऊपर से थोड़ी सी छटाई कर दें। और छटाई के बाद अवश्य जो है आप उसमें ब्लाइटॉक्स का लेप अवश्य लगा दें। और दूसरी जो आ गई उसको विंटरिंग कहते हैं छटाई के बाद। तो विंटरिंग का जो समय है अक्टूबर का दूसरा या तीसरा सप्ताह होता है। इसमें जो है जड़ों की खुदाई कर दें और इसमें खुदाई जो हो गया उसको 15 से 30 सेंटीमीटर की खुदाई करके उसमें उसको 10 दिन के लिए खुला छोड़ दे। इससे जड़ को जो है हवा मिल जाएगा और खरपतवार से भी बचाव होगा और साथ ही साथ कीट बीमारियों से भी बचाव होगा। उसके बाद उसमें आप लगभग 8 किलो कंपोस्ट डाल दें। कंपोस्ट डालने के बाद उस गड्ढे को भर दे और सिंचाई कर दे। और तीसरी बात आता है विंटरिंग के बाद जो है उसमें 10 से 15 दिनों विंटरिंग के बाद आप उसमें फर्टिलाइजर मिक्सचर 90 ग्राम प्रति 1 वर्ग मीटर के हिसाब से गुलाब के जड़ों को इर्द गिर्द में डालें और सिंचाई करें। और अब बारी आती है कि आप अपने पौधों की सुरक्षा कैसे रखेंगे। तो एक इसमें बीमारी जो है उसको डाईबैक कहते हैं। तो आप देखिएगा कि गुलाब जो है ऊपर से सूखना शुरू हो जाता है। तो जहाँ तक सूखता है उसके नीचे 6 इंच नीचे तक उसको काट करके हटा दें और कटे हुए स्थान पर ब्लाइटॉक्स का लेप लगा दें। और साथ ही साथ इसमें एक और बीमारी है जिसको बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू। जब पौधे में सफ़ेद चक्का जैसा दिखने लगता है, सफ़ेद पाउडर जैसा पत्तियों पर भी आ जाता है, तो उसके निदान के लिए आप केराथन 0.15% का छिड़काव करें। और एक बीमारी आती है ब्लैक स्पॉट, जिसमें पत्तियों और तने पर काले काले धब्बे दिखाई देते हैं। इसके नियंत्रण के लिए आप ब्लाइटॉक्स 0.25% का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहाँ तक कीड़े मकोड़े की बात होती है, इसमें मकड़ी भी लगती है, इसके लिए डाइकोफॉल का छिड़काव करें।
और इसमें अगर मिट्टी में दीमक भी आता है तो दीमक के लिए आप क्लोरपाइरोफास अथवा थाइमेट जो है उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। राज्य की विभिन्न मंडियों में कृषि उत्पादों के चढ़ते उतरते बाजार भाव की संक्षिप्त जानकारी इस प्रकार है। और आइए अब देखते हैं कल दिखाए जाने वाले कार्यक्रम की मुख्य झलकियां। अधिक उत्पादन हेतु झरबेरा की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्य। बकरी पालन में बकरी की बर्बरी नस्ल के बारे में जानकारी। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ETV, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है annadaata.hr.hp@etv.co.in। इसके अलावा हमारे निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180010084599 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 से शाम 4 बजे के बीच आप हमें कभी भी संपर्क कर सकते हैं। तो फिलहाल अन्नदाता की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर से इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं ETV न्यूज हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। खबर ही जीवन है।